दिल्ली के शराब नीति वाले मामले में हाई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसमें अरविंद केजरीवाल ने रेक्यूजल एप्लीकेशन लगाया और जैसे ही इस रेक्यूजल एप्लीकेशन की सुनवाई का वीडियो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट का वायरल हुआ इंटरनेट पर। Well, let's get you this breaking update. The Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सियासत का सबसे चर्चित चेहरा अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अदालत के कटघरे में खड़े हैं। ये बहस और चर्चा का विषय बन गया। अरविंद केजरीवाल द्वारा न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा से हटने यानी रेक्यूजल की मांग और इसके पीछे के कानूनी सिद्धांतों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस और साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों को विस्तार से समझना जरूरी है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि रेक्यूजल एप्लीकेशन होता क्या है। न्यायिक प्रक्रिया में रेक्यूजल तब होता है जब एक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से खुद को हटा लेता है। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब न्यायाधीश का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित हो यानी पर्सनल इंटरेस्ट हो या पक्षपात की कोई उचित आशंका हो, ताकि न्याय की निष्पक्षता जो है ये बनी रहे। फेयर जस्टिस कहते हैं इसे। भारत में न्यायाधीशों के हटने के लिए कोई लिखित कानून यानी कोडिफाइड लॉ नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक यानी डिस्क्रिशन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इसके मानक तय किए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है निष्पक्षता का सिद्धांत। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ एक लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं जज नहीं हो सकता। नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस। न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। पक्षपात की उचित आशंका यानी रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ बायस ये एक कारण हो सकता है। रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कसौटी ये नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में बायस्ड है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या किसी पक्षकार के मन में पक्षपात की थोड़ी भी आशंका है, और आशंका रीजनेबल यानी तार्किक होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए। पैक्यूनरी इंटरेस्ट एक कारण हो सकता है। यदि न्यायाधीश का मामले में थोड़ा भी वित्तीय हित हो तो वे स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। फिर स्वैच्छिक प्रक्रिया वॉलंटरी प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अभी हाल ही में मई के महीने का एक जजमेंट था पिछले साल का, जिसमें स्पष्ट किया कि रेक्यूजल के लिए कोई अनिवार्य दिशा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। यह न्यायाधीश के अंतर्मन का निर्णय है और इसके लिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी न्यायाधीश को मजबूर भी नहीं कर सकता। ये बात 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी थी। अब आते हैं केजरीवाल के रेक्यूजल एप्लीकेशन पर। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में केवल आशंका नहीं जताई बल्कि आंकड़ों के साथ भी कुछ गंभीर तथ्य पेश कर दिए। एक तो बात था कि पारिवारिक और पेशेवर संबंध। केजरीवाल के ताजा हलफनामे में साफ ये बताया गया कि न्यायमूर्ति शर्मा के पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटी दोनों केंद्र सरकार के पैनल काउंसिल हैं। उन्हें काम उसी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब के माध्यम से मिलता है जो इस मामले में सीबीआई जो कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी ओर से पेश हो रहे हैं। एफिडेविट में यह भी दावा किया गया कि न्यायाधीश के बेटे और बेटी को 2023, 2024 और 2025 में लगातार केस आवंटित किए गए। साथ ही केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया कि न्यायमूर्ति के बेटे और बेटी का जो केंद्र सरकार से सीबीआई से संबंध है वो औपचारिक नहीं बल्कि लाइव और कंटिन्यूअस भी है। केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार जो कि सत्ताधारी पार्टी है उसके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है। इसीलिए जस्टिस जो है न्यायमूर्ति शर्मा, उनके परिवार का इनसे जुड़ा होना, केंद्र से जुड़ा होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियां ऐसी रही हैं उन्होंने पहले ही उन्हें दोषी मान लिया हो ऐसा लगता है। First of all, I would like to rely on the case of Satinder Jain versus ED. The judgment was passed by this honorable court. Para 8-9 at page 170-171. Satinder Jain के केस में ट्रायल कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही थी। 18 घंटे सुनवाई हो चुकी थी। 6 दिन तक सुनवाई हो चुकी थी। उसके पहले काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी। तब तक ईडी को कोई एप्रीहेंशन नहीं हुई। आखिरी सुनवाई होने वाली थी, आखिरी तारीख थी। Suddenly ED has an apprehension. तो आपको बताऊं कि जैसे ही केजरीवाल स्वयं खड़े होकर अपने तर्क रखने शुरू किए और तभी न्यायमूर्ति शर्मा की वो पंक्ति गूंजी, I pray to God that you never come to this court again। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति थी। एक स्मरण की अदालतें किसी के लिए भी रोजमर्रा की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस सुनवाई को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। केजरीवाल का यह तर्क सीधे उस सिद्धांत को छूता है जो न्यायपालिका की आत्मा माना जाता है, परसेप्शन ऑफ बायस कहा जाता है इसे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सुनवाई में केवल सीबीआई की दलीलें सुनी गई और बिना उनकी बात को सुने आदेश पारित कर दिया गया।
उनका यह भी आरोप था 40,000 पन्नों के ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को एक संक्षिप्त सुनवाई में गलत ठहरा दिया गया। केजरीवाल के अनुसार प्रक्रिया में असंतुलन का संकेत था ये सब। लेकिन पूरी सुनवाई में असली विस्फोट तब हुआ जब केजरीवाल ने न्यायाधीश के कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सवाल उठा दिए। कोर्ट रूम में सीधा ये कहा कि आप एक विशेष विचारधारा के कार्यक्रमों में जाती रही हैं। केजरीवाल का ऐसा कहना एक साहसिक और असामान्य कदम माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, कहा दैट आई फॉलो देयर आइडियोलॉजी। केजरीवाल ने तुरंत सफाई दी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि आपकी सहानुभूति हो। यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि यह न्यायिक निष्पक्षता के मूल पर ही सवाल उठा रहा था, प्रश्न कर रहा था। दूसरी ओर कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस पूरे तर्क को सुना और बाद में सख्ती से खारिज किया। उनके शब्दों में यह केवल एक रेक्यूजल की मांग नहीं थी, बल्कि यह न्यायालय के सम्मान का प्रश्न है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार के आधारों पर जज को हटाने की अनुमति दी गई तो ये खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। उनके तीखे शब्द अप्रीहेंशन ऑफ एन इमेच्योर माइंड यह स्पष्ट करते थे कि अभियोजन पक्ष इस दलील को कितना कमजोर मानता है। और फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू करने की मांग कर दी, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक मानवीय पहलू झलकता है। जस्टिस शर्मा ने स्वयं कहा कि यह उनके लिए भी एक नया अनुभव है। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को मुझे रेक्यूज करने के लिए कहते देखा है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। यह बयान न केवल उनकी विनम्रता को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि न्यायपालिका इस संवेदनशील स्थिति को पूरी निष्पक्षता के साथ संभालना चाहती है। तो दोस्तों, अब ये मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, यह परसेप्शन बनाम प्रोसीजर की लड़ाई बन चुका है, जहां एक ओर नागरिक का अधिकार है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई मिले और दूसरी ओर न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता और गरिमा को अक्षुण्ण रखे। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और अब सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि यह केवल एक तीखी बहस थी या भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक नया मापदंड स्थापित करने वाला क्षण बनेगा। जो कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप हैं तो बहुत गंभीर। अगर इनमें से कोई भी एक आरोप सही है तो कोर्ट को स्वयं अपने आप को रेक्यूज कर देना चाहिए, और अगर आरोप गलत हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो कंटेम्प्ट का केस बनना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइएगा। हम नजर बनाए हुए हैं इस मामले पर। जैसे ही कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो जरूर आपसे जुड़ेंगे और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।